मतलब ही वॉज हैप्पी बट आई वॉज नॉट। मैंने पूछा कि मैं अब ताउम्र दवा खाऊंगी, तो उन्होंने बोला ये दवा है, खाना नहीं। मैं आज एक सीक्रेट बताती हूँ, मेरा जो नाम है रतन राजपूत, हे गाइस अगेन वेलकम टू आवर वीडियो। और अभी मैंने सोचा कि आज का दिन ख़त्म करने से पहले क्यों ना हम उस बात की ओर अपना ध्यान ले जाएं जो हमने कल छोड़ा था। और कल हमने बात की थी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की और शुरुआत किया था, जिसका कोई सर पैर तो है नहीं, और आगे भी जो हम बात करेंगे उसका कोई सर पैर नहीं होगा, क्योंकि कोई तारतम्य नहीं है कि इसके बाद ये बात करना है, इसके बाद ये बात करनी है। तो लेकिन बातें बहुत सारी हैं, कहीं से भी उठा देती हूँ। बातों का क्या है, इम्पॉर्टेंट है शेयरिंग। तो मैं बात कर रही थी कल की कि कल हमने बात किया था कि हम बहुत कुछ जमा करते हैं। वो बहुत पुराना भी होता है, बचपन का हो सकता है, अभी का हो सकता है, कल का हो सकता है, और अंदर वो कचरा जमा होता रहता है। फिर हमने मंत्र पे बात किया था कि मैं ठीक हो रही हूँ, एंड इट्स सुपर मंत्र। लेकिन सिर्फ एक चीज़ से आप पॉजिटिव, जो कहते हैं ना कि मैं पॉजिटिव रहने के लिए ये करती हूँ, पर हमको अभी पॉजिटिव रहने से ज़्यादा अपने आप के साथ एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है और रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने जो काम किया था, आप लोग बार बार पूछते हो कि शुरुआत कहाँ से करना होता है, तो मैंने शुरुआत किया था रियलिटी को एक्सेप्ट करने से कि यस आई हैव ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो मेरे कारण से ही ये क्रिएट हुआ है। और जो मैं भाग रही थी ना कि ओ माय गॉड, मैं ज़्यादा अगर सोचूंगी तो मेरी और तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगी, मैं पॉजिटिव रहूंगी, ये सब ऊपर ऊपर चल रहा होता है। लेकिन अंदर जो मेरे भीतर तूफान चल रहा था कि उफ, अंदर तो मैं टेंस्ड हूँ, मैं ऊपर से बोल रही हूँ मैं ठीक हो रही हूँ, पर अंदर के टेंशन का क्या करूँ। अंदर इतना कुछ जमा था कि उसमें मैं घुस ही नहीं पा रही थी। कहते हैं ना कि अगर गंदगी है तो उसकी सफाई ज़रूरी होती है, पर सफाई करने के लिए उस कचड़े में घुसना पड़ता है। और वो कचरा क्या है, मेरी मेमोरीज, मेरे स्कार्स। और वो जो स्कार्स हैं, वो जो मेमोरीज हैं, उसमें बहुत कुछ अपने लोग हैं, बहुत सगे,
कुछ ऐसे लोग जिनको मैं मिल भी नहीं सकती, वो बहुत दूर जा चुके हैं। कुछ लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरी लाइफ में, लेकिन उनकी बातें बहुत एग्जिस्ट कर रही हैं। और कल भी बॉदर करती थी वो बात, आज भी बॉदर कर रही है, और मैं उस चीज को ठीक नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उन बंदों को मैं मिलकर उनका कॉलर नहीं पकड़ सकती, उनको दो झापड़ नहीं लगा सकती। तो ऐसी चीजों का मैं क्या करूं? तो मैंने पाया कि ये जो डॉक्टर ने जब डिडक्ट किया कि मुझे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और साथ में उन्होंने काउंसलिंग जैसी चीज की बिठाया, बोला कि देखो इसमें क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी ही आपको मार रही होती है, आपके गुड सेल्स को मार रही होती है। मतलब डे बाय डे आप वीक हो रहे होते हो, आप सेंसिटिव हो जाते हो किसी भी बीमारी के लिए, आपको जल्दी लग सकती है, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी आपको बचाने के लिए ढाल नहीं बनेगी, बल्कि वो आप उनके साथ मिल जाएगी। हम खुद के साथ ही लड़ रहे होते हैं, हमको लगता है कि हमारा गुड सेल भी दुश्मन ही है, और वाकई में हम ही तो हमारे दुश्मन हैं। हमने ही तो अपने आप को लताड़ पताड़ करके ऐसे बना दिया है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो कंफ्यूज हो गई है कि ये बॉडी उसकी फ्रेंड है या उसका दुश्मन है। सो उसका सेंसर पावर चला जाता है कि वो सेंस ही नहीं कर पा रहा है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि इसका कोई क्योर नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा हिट किया मुझे। उसके बाद दूसरा लाइन एक और आया कि अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो ये बीमारी और बढ़ेगी। अब बताओ भैया, आप बोल रहे हो एक बीमारी हुई है, इसका कोई क्योर नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। कैसे नहीं होगा स्ट्रेस? ये तो और भी ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था ये सोच करके कि मैं स्ट्रेस लूंगी तो मेरी स्ट्रेस और बढ़ जाएगी। मतलब एक डर होता है कि भैया मैं कुछ भी नेगेटिव सोचूंगी तो मेरी इम्यूनिटी खट 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 तैयार हो जाएगी, वो ढाल वाल तलवार वाल लेकर, और मुझे मारना शुरू कर देगी अंदर से। इमेजिनेशन, एक्टर हो ना, हर चीज़ इमेजिनेशन पे चलता है। और सच बताओ तो एक्टर से ज़्यादा इमेजिनेशन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले लोगों का चलता है। किसी को भी कोई बीमारी है तो उनको पता है कि कितना हम इमेजिन करते हैं कि अब बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। खैर, तो समाधान इंसान पूछता है कि भाई कुछ तो होगा, कुछ बताओ। उन्होंने कहा ओनली स्टेरॉइड्स। मैंने कहा ओके, तो मैंने ले लिया सीधा 3 महीने का वो जो बंडल बांध के। मुझे लगा दवा तो है, ऐसा क्यों बोल रहे दवा नहीं है, बिकॉज अगेन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था मेडिकली क्या है क्या नहीं। फिर मैंने पूछा अच्छा इसका कोई साइड इफेक्ट? अब आप स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट पढ़ सकते हो, पर मेरी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा उससे मेरा डर और बढ़ा। और मैंने सोचा कि एक लिमिट तय करना होगा कि मुझे कितना जानना है। और मैंने जान लिया कि ये क्या है, क्यों है, और क्या क्या चीज़ें इसमें मुझे अवॉइड करनी है। लेकिन बस उसके बाद और ज़्यादा नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, साइड इफ़ेक्ट जानने के बाद उन्होंने बोला वैसे भी मुझे हाइपोथायरॉइड है तो उसमें वेट पुट ऑन होता है वैसे भी, पर मैंने अपनी लाइफस्टाइल से, अपने डिसिप्लिन से, अपने योगा से, अपने बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं जिसकी वजह से मैं फिट रह पाई हूँ। फिर मैंने पाया नहीं यार, स्टेरॉइड नहीं, मैं एक तो बीमारी का साइड इफ़ेक्ट फेस करूँ, फिर मैं दवाई का भी साइड इफ़ेक्ट फेस करूँ, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए मुझे। और मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगी कि क्या हो सकता है। फिर मैंने कुछ आयुर्वेदा ढूंढा। फिर मुझे लगा कि नहीं, आयुर्वेदा तब मेरे लिए वर्क करेगा जब मैं हेल्दी हूँ और एक लाइफस्टाइल हेल्दी मेंटेन करना चाहती हूँ, तो आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। फिलहाल मुझे मेडिसिन चाहिए होगा। तो ये सब सोचने वोचने में काफ़ी वक्त निकल गया। ओके, वो रेड आइज धीरे धीरे दर्द में चेंज होने लगा। इट वाज सो पेनफुल। मुझे अपने लाइट, घर के जो ट्यूबलाइट्स थे, बल्ब थे, वो डिम करने पड़ते थे, सनलाइट नहीं फेस कर पाते थे। फिर धीरे धीरे चेंज लाइफ में ऐसे आई कि मुझे मेरे बेडरूम का पूरा जो ब्लाइंड्स था वो डार्क करना पड़ा, 100% डार्क, कि रोशनी ना आए, क्योंकि मुझे बंद आंख में भी रोशनी लगती थी, लगता था हज़ारों वॉट का बल्ब और ट्यूबलाइट जलाकर मुझे बिठाया गया है। और इट वाज सो पेनफुल। मैंने बताया था कि मैं
ऐसे पापा का बनियान आंखों पे डालकर ऐसे रखी रहती थी, कभी उसको गीला करती, कभी कुछ करती, बट वर्क नहीं कर रहा था। डे बाय डे ये बिगड़ता गया। मैंने एक होम्योपैथी ट्राई किया, मैंने 2 होम्योपैथी ट्राई किया। जो डॉक्टर्स अगर हैं हमारे फैमिली में, तो मैं बताऊं कि यार हम डॉक्टर्स पे बहुत बिलीव करते हैं। इस टाइम पे डॉक्टर ही भगवान होता है। और फैक्ट भी है कि जो काम डॉक्टर्स कर रहे होते हैं हमारे लाइफ में, वो मतलब लगता है कि भगवान का भेजा हुआ इंसान है। लेकिन कभी कभी कुछ डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, स्पेशली इस कंडीशन में जब आपके पास कोई ज़्यादा चारा नहीं है। मुझे याद है एक होम्योपैथी डॉक्टर थे जिन्होंने ट्राई किया और उन्होंने लास्ट में कहा कि इससे ज़्यादा मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ रतन, आप इसके साथ स्टेरॉइड भी थोड़ा सा ले लीजिए। मैंने कहा नो डॉक्टर, ही वॉज जेन्युइन। ठीक है, मैंने फिर दूसरे को ट्राई किया। ओहो, मैं जब भी जाती थी उनके पास, वो मुझे इतने भयानक भयानक बीमारी की केसेस मुझसे शेयर करते थे कि मैं डर जाती थी। मुझे लगता था कि ये सब मेरे, और वो बताते भी थे कि अभी कितना % दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है, ओह अभी धुंधला नहीं हुआ है, कुछ दिनों में थोड़ा कम दिखना शुरू होगा, ऐसे ऐसे करके तो विजन जाता है। और मुझे ऐसे मैं डरती थी और लगता था हर 15 दिन पे मैं उनको रिपोर्ट करने जाते थे। उनका बिल आ जाता था 4000 का। मतलब ही वॉज हैप्पी बट आई वॉज नॉट। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। बात यह है कि एक डॉक्टर ऐसा चाहिए जो कह सके, यार बड़ी चीज़ को भी कह सके कि मिलकर कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड उस व्यक्ति का। कौन बताता है यार इस तरीके से कि मेरे पास एक केस आया, नहीं मुझे वो सब केसेस नहीं बताने चाहिए, वरना आप लोग भी फियरफुल ऐसे फील करोगे। सो बेसिकली वो डॉक्टर मुझे डराते थे ताकि मैं उनके कंट्रोल में रहूँ। मैंने सडनली फील किया कि नो, आई डोंट वांट हिम। मैं ऐसे नहीं अपने आप को ठीक कर पाऊंगी। ये जो हेट्रो सजेशन है, ये जो मेरे दिमाग में डालते हैं ये आधे घंटे की मीटिंग में, इसमें मैं बहुत सारे नेगेटिव इमेजिनेशन के साथ जाती हूँ और मैं अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन, क्या मैं पॉजिटिव सोच ही नहीं पाती हूँ। मुझे लगा ये टीम वर्क अच्छा नहीं है। फिर मेरे लाइफ में डॉक्टर बोरकर आए। पापा के टाइम पे, मैं अभी आऊँगी कि एक विवेक नाम के मेरे फ्रेंड हैं और उन्होंने मुझे बताया कि यू शुड मीट डॉक्टर बोरकर। और वो डॉक्टर मेरे पापा के लिए उन्होंने बताया था, लेकिन अचानक से जब मुझे ये सारी चीज़ें हुई तो मुझे लगा ओहो, मतलब ये तो मेरे लिए है इनडायरेक्टली। पापा जाते जाते मेरा एक डॉक्टर फिक्स करके गए हैं, डॉक्टर बोरकर। तो मैं डॉक्टर बोरकर से मिली और वहाँ से मेरा पेन रिलीफ 3 दिनों में 5 दिनों में असर आने लगा। और ही इज़ सो गुड। मैंने पूछा कि मैं अब ताउम्र दवा खाऊंगी, तो उन्होंने बोला ये दवा है, खाना नहीं, ताउम्र क्यों खाएंगी? तो मैंने कहा कि पर ऐसा ही सुना है कि कभी ठीक नहीं होता। तो बोले नहीं, किसने कहा? अगर आप चाहती हैं कि ये ठीक नहीं हो तो ये ठीक नहीं होगा, अगर आप चाहती हैं कि ये ठीक हो तो डेफिनेटली ठीक होगा। हमारा काम है मेडिसिन देना, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी इसको, और कैसे रिएक्ट करेगी आप जैसा सोचोगे। एंड अगेन आई एम सेइंग, वही मीठी गोलियां 3-4 लोगों में दी जाती है। मेरे फ्रेंड्स ने भी लिया, मुझ पर जैसा मिरेकल किया है मेडिसिन मेरे फ्रेंड पर नहीं किया, बिकॉज वो डे 1 से ही उनका था, यार क्या 4 गोली मीठा तुम बोलती हो कि वर्क करेगा। और मैं कहती थी कि यार मैं ऐसे इस दवा को खाती हूँ जैसे दिस इज द अमृत, कह सकते हो कि मेरे लिए यही वर्क कर रहा है, ये 4 मीठी गोलियाँ। बहुत जल्दी वर्क किया मेरे लिए। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, और तभी हमारा बॉडी उसके लिए रिएक्ट करता है। मुझे तो लगता है पानी को भी अगर ऐसे पिया जाए कि ये पानी मुझे फ़ायदा दे रहा है, ये खाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और मेडिसिनल वैल्यू ऐड कर रहा है, तो भी वर्क करता है। एंड बिलीव मी, मैं वैसे ही खाती हूँ। मैंने इसीलिए अपना खाना खुद से कुक करना शुरू किया। मेरे घर में पहले कुक खाना बनाते थे, पर मैंने उसके बाद हर चीज़ अपना टच डालना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता है कि खाना आप जब बनाते हैं, जब मैं बनाती हूँ तो मेरा थॉट, मेरा उस चीज़ को एंजॉय करना,
दवा बाद की चीज़ है यार, पहले तो खाना ही है ना। अगर खाना से मुझे सारे वाइटामिन और सारे वो जो दोस्ती यारी वाली चीज़ें जा रही है, एनर्जी को मैं बहुत बिलीव करती हूँ, तो वो जा रही है, पानी में वैसे टच से पी रही हूँ, तो मेडिसिन की फ्यूचर में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारी तैयारी फ्यूचर की है। अगेन मैं पास्ट में जा रही हूँ। मैंने जो आज से 15 साल पहले किया था उसका रिजल्ट मुझे अभी मिल रहा है। और मैं आज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्रिएट कर चुकी हूँ, तो अनडाउटेडली मैंने पास्ट में बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं। वो मिस्टेक मैं आज नहीं करती, कोशिश करती हूँ कि मैं ना करूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें फिसल जाता है, इंसान ही हूँ, लेकिन अवेयर रहती हूँ कि अच्छा ये गलती मुझसे हो रही है। और अगर हम अवेयर रहते हैं ना और जान जाते हैं कि मुझसे ये गलती हो रही है, तो वो कचरे के रूप में हमारे भीतर नहीं जमा होती। जिसको हम छुपाते हैं ना दबा दबा के, वही कारपेट के नीचे जमा होता है। जिसको देख लिया उसको तो उठा के फेंक दिया ना डस्टबिन में। देखना बहुत ज़रूरी है अपने हर एक्शन को, रिएक्शन को। सो आई वॉच माई सेल्फ। अभी दूसरों को देखना मैंने बंद कर दिया है, मैं सिर्फ खुद को देखती हूँ। बट ऐसा क्या किया था भाई 10 साल पहले या 15 साल पहले, थोड़ा अब उधर जाते हैं। हमने बात तो की ही है छोटी मोटी, लेकिन कुछ और भी गहरी बातें होती हैं। जैसे मुझे याद है कि बचपन में मैं बहुत भोंदू थी, मतलब इतना सामाजिक ज्ञान नहीं था। मेरे साथ के बच्चे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, वो मुझसे ज़्यादा मैच्योर्ड थे, पता नहीं कैसे। शायद हमारे घर में बहुत ज़्यादा सहूलियत थी, कुछ इतना सोचना या उतना, मतलब सब कुछ मिल जाता था। वो जो कहते ना चम्मच से खिला दिया, नॉट सिल्वर स्पून बट स्टील का ही स्पून, मतलब जितना कर सकते थे मेरे पेरेंट्स। लेकिन जब मैंने कभी कभी कन्वर्सेशन सुनती थी, उसी टाइम पे लोग शादी की भी बात करते थे, डाउरी की बात करते थे। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। कई बारी मुझे याद है कि यार पापा ना बड़े नाराज़ हैं, घर में बहुत माहौल ख़राब है, बहन हो गई है। तो मुझे लगता था बहन हो गई है, माहौल क्यों ख़राब है। तो ये जो चीज़ थी, जब मैंने इस चीज़ को सोचना शुरू किया कि बहन होना ख़राब है, तीसरी फिर से बहन हो गई है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो 5वीं हूँ, तो मैं भी जब जन्म ली हुई होंगी तो मेरे भी घर का माहौल ख़राब हुआ होगा। और फिर मेरी इमेजिनेशन बचपन में ही, जो मैंने कहा था मैं बचपन में गंभीर थी, मुझे लगता है बहुत सारे कारण की वजह से वैसी हुई थी। मुझे लगता था, और फैक्ट भी है बेसिकली, आप खुद सोचो ना, किसने कहा होगा मुबारक हो कमिश्नर साहब 5वीं बेटी आई है, नहीं हुआ होगा। मेरा कौन सा मतलब सेलिब्रेशन हुआ होगा जन्म पे। नेचुरली इंतज़ार बेटे का हो रहा था और मैं बेटी के रूप में आ गई। और मुझे ऐसा फील होता है कि यस, वूम में जब आप हो और उस समय आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। अब नेचुरली मैं अंदर बैठी हुई हूँ जी ऐसे करके, और बाहर चल रहा है बेटा ही होगा, और मैं अंदर से कह रही हूँ नहीं नहीं मैं बेटी हूँ, आप किसी और का इंतजार कर रहे हो, यहाँ रॉन्ग नंबर लग गया, मैं आ रही हूँ। मेरी माँ नेचुरली वो डर रही होगी यार उस टाइम पे कि भाई मैं 4 बेटियां पैदा कर चुकी हूँ, इस पर भगवान जी बेटा दे देना, बेटी ना देना। माँ की कोई गलती नहीं, बाप की कोई गलती नहीं, सब मतलब कुछ किसी चीज़ की गलती नहीं है, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। पर ये हो रहा है और मुझ पर इस चीज़ का असर हो रहा है, किसी पर भी होता है। क्योंकि अगर आप हमारे पुराने ग्रंथों को पढ़ें तो ये कहा जाता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन बड़े ही उनकी लाइफ डिफरेंट होनी चाहिए। वो क्या सोचती हैं, वो क्या देखती हैं, क्या सुनती हैं, उनका अलग डिसिप्लिन लाइफ का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका असर बच्चों पर पड़ता है। कहते हैं ना, अभिमन्यु ने अपनी जो पूरी शिक्षा थी वो माँ के गर्भ में ही पा लिया था। नेचुरली मैं अंदर जो पाई हूँ, शायद वो सैडनेस वूम में ही आ जाता है कि अरे मेरा इंतज़ार नहीं हो रहा है। और शायद इसीलिए मैं वॉरियर टाइप की लड़की हूँ। मैं जानती थी कि मेरा इंतज़ार नहीं हो रहा है पर मैं आऊँगी। तुम सोच रहे हो कि बेटी है लेकिन मैं बेटों वाला काम करूँगी। मैं आज एक सीक्रेट बताती हूँ, मेरा जो नाम है रतन राजपूत, ये मेरा रखा हुआ है। मेरा नाम लड़कियों वाला था, एक अंकल ने रखा था नेबर। जब मैंने ऐसी बड़ी चाव से पूछा, जब थोड़ी बड़ी हुई, मेरा नाम किसने रखा है पापा? पापा से मैं कैसे खेलती थी, पापा ऑफिस से आते थे और वो फाइल पे काम कर रहे थे, या तो मैं उनको बोलती थी इधर पलटिए, पहले मुझसे बात कीजिए, मैं उनके यहाँ पे बैठती थी और मैं ऐसे एक कहानी सुना दो, अच्छा मुझे कुछ अपनी कहानी सुना दो। मुझे पापा की कहानी सुनने में मज़ा आता था बचपन की, कि वो बाबा के साथ कैसे रहते थे क्या है।
तो मैंने एक दिन पूछ डाला, मेरा नाम किसने रखा है पापा? उन्होंने कहा, मेरे परम मित्र ने तुम्हारा नाम रखा है। टंग, मेरे पापा माँ ने मेरा नाम नहीं रखा है, किसी पड़ोसी अंकल ने नाम रखा है। छोटी बात है, बट उसका इम्पैक्ट देखो कब आया। बचपन में सुना था, मुझे मेरा नाम पसंद ही नहीं आया उसके बाद से, अदरवाइज मुझे पसंद था। बड़ी हुई, मेरे नाम में रतन था, मतलब फर्स्ट नेम वॉज डिफरेंट, आई डोंट वांट टू मेंशन दैट नेम, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड नेम वॉज रतन। तो मुझे लगा, कॉलेज में जब मैं गई फर्स्ट ईयर में, तो सब ने पूछा तुम कौन, मैंने सीधा नाम बताया, मैं रतन। सर्टिफिकेट में नाम वाम चेंज नहीं करवाया, बट मुझे कॉलिंग, मुझे सुनना अच्छा लगता था कि मुझे कोई ऐसे पुकारे। और मेरे पापा का नाम है राम रतन सिंह, सो रतन इज़ लाइक माय फादर्स मिडिल नेम, सो उससे मैं बहुत अटैच थी। मैंने अपना नाम रतन, और बिकॉज आई एम राजपूत, सो राजपूत, रतन राजपूत मैंने क्रिएट किया। ये मैं बता रही हूँ कि क्यों मुझे अट्रैक्ट कर रहा था लड़कों वाला नाम, या मैं लड़कों वाला काम करूँगी। लड़कों वाला काम क्या होता है जी? घर का नाम रोशन करूँगी, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मेरे पापा मुझ पर गर्व करेंगे। तो ये सब जमा होता जा रहा था। ये सब छोटी चीज़ें नहीं है, ये बड़ी प्रेशर लेने वाली चीज़ है। कंधे पर एक छोटे से एज में आप इतना बड़ा बोझा ले लोगे तो कहाँ से बचपना जियोगे यार। वो तो बचपन में मैच्योरिटी आपने डाल ली, एम्बिशियस इतने ज़्यादा हो गए। लाइफ थोड़ा इजी लेना चाहिए, पर हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, और वो समझ जो तब होनी चाहिए वो तब नहीं होती, हमें 20 साल बाद आती है। लेकिन तब का क्या, जब हमने वो सब काम कर दिया, कांड तो हमने कर दिया ना भाई, तो उसका जो कहते हैं कर्म अभी किया है, फल कभी ना कभी तो मिलेगा। कॉज एंड इफेक्ट, जो हमने किया वो हमें मिल रहा है। हम कहते हैं ना कि और मैंने तो ऐसा नहीं किया, पर पता नहीं मैं ऐसा क्यों भुगत रही हूँ। कभी ना कभी अनजाने में ही, अननोइंगली हमसे कुछ ऐसा होता है जिसका हिसाब किताब करके हमें मिलता है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता इस लाइफ में, मैंने देखा है उतना ही हमें मिलता है जितना हम करते हैं। एक्स्ट्रा आज तक किसी ने दिया है क्या? कहीं आपने 1 महीने काम कर लिया और सैलरी में आपको 1 लाख की जगह 1.5 लाख मिल जाए? नहीं मिलता। तो हम जो करेंगे लाइफ में उतना ही तो मिलेगा। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को ब्लेम करने में थोड़ा वक्त निकलता है, अच्छा है, वो भी कर लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन एक टाइम पे अपने साथ बैठकर अपने बारे में सोचना कि मैंने क्या किया, ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरों ने क्या किया, दैट्स, हमको पता है दूसरों ने क्या किया, और जब हम ये देखते हैं कि मैंने और क्या किया, वो बहुत ज़्यादा टंटा वाला टाइम होता है। क्योंकि सिर्फ दूसरे ही गलत या बुरा हमारे साथ नहीं करते, कई बार हम भी तो दूसरों के साथ करते हैं। और जब वो तस्वीर दिखती है, बाय गॉड, ऐसा इंसान गिरता है कि खड़े होने में भी मुश्किल होता है। लगता है घर के सारे आईने तोड़ दो, आई डोंट वांट टू सी माई फेस, आई एम नॉट दैट अगली, मैं ऐसी नहीं हो सकती। पर फैक्ट क्या है कि मैं वैसी हूँ। मुझसे भी 1-2 गलतियाँ हुई हैं, और वो ऐसी गलतियाँ होती हैं जो आपको दूसरे उंगली नहीं कर रहे होते, लेकिन आप अपने भीतर से अपने 10 उंगलियां ऐसे करके बैठे होते हो, मैं मेरी वजह से हुआ, मैंने ये क्यों किया, मैं ऐसा कर सकती थी, मैंने वैसा क्यों नहीं किया। उस हेल में रहना वेरी टफ। और हम क्या करते हैं, मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं भी आप ही में से एक हूँ, तो हम सब यही करते होंगे शायद, मैक्सिमम लोग, कि जो चीज़ तकलीफ देती है उसके ऊपर हम चादर बिछा देते हैं। नहीं होता घर में तोशक गद्दे ये सब पड़े हुए हैं, उसको गंदा लग रहा है देखने में, तो थोड़ा अच्छा सा चादर ऊपर बिछा दिया, थोड़ा उसके ऊपर कुछ सजाने का चीज़ रख दिया। अंदर गंदगी है और ऊपर से हम सजाए बैठे हैं कि सी आई एम परफेक्ट, दिस प्लेस इज परफेक्ट, व्हाटएवर। बट अंदर तो सारी चीज़ें हैं ना, तो उसका क्या करें? उसका एक ही उपाय है, सफाई। और सफाई के लिए मुझे लगता है गंदगी में घुसना पड़ेगा। नाले को साफ करना है तो नाले में घुसना पड़ेगा, हमें खुद को देखना पड़ेगा, हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या किया। बट शनय शनय, धीरे धीरे, अगर एक ही साथ घुस गए ना तो भैया बॉम्ब फूट जाएगा, क्योंकि ऐसे में कोई सपोर्ट चाहिए होता है, हम अकेले नहीं कर सकते। सिखाना पड़ता है ना, एक उंगली पकड़ के कि देख भाई तू आज पहली बार नाले में जा रहा है, कहीं फिसल मत जाइयो, थोड़ा धीरे धीरे, पहले हल्का सा साफ कर,
छोटी चीज़। आज अगर हम ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो हम आज पूरे दिन का देख सकते हैं। रात को सोते वक्त हम देख सकते हैं कि आज पूरा दिन कैसे बीता। अच्छा, मैं आज इतना डरी हुई थी, आज मैं बहुत नर्वस थी। ओके, कल क्या था? अरे बाप रे, कल तो मैं इतना चिखम चिल्ला किया, लेकिन उस चिखम चिल्ला के पीछे मेरा ही फॉल्ट था। नहीं, माँ भी कोई दूध की धुली नहीं है, वो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हाँ, भाई का भी इसमें आता है। इट्स लाइक हर दिन थोड़ा थोड़ा चीज़ों को देखना। बहुत टफ एक्सरसाइज बता रही हूँ, बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन देखो क्या है। एक सोफे पे बैठ जाना है इमेजिनेशन में और देखना है कि आज पूरे दिन क्या हुआ। रिवाइंड करना कहते हैं। सुबह उठी, अभी क्या किया, अभी क्या, यहाँ से शुरू करके तब जाकर हम आज से सालों साल पहले जा पाते हैं चीज़ों को देखने के लिए। सफाई के लिए एक और भी तरीका मैं बताती हूँ, विच इज़ कॉल्ड कैथारसिस। मन का भड़ास निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन आई थिंक आज हम लोगों ने बहुत लंबी बातचीत कर ली है, तो कैथारसिस पे हम कल बात करेंगे कि मैंने कैसे कैथारसिस किया। बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैंने जो जो फॉलो किया मैं वो शेयर करूँगी आप लोगों से कल। लेकिन आज बस इतना कहूँगी कि जो जमा हुआ है ना कारपेट के अंदर गंदगी, उसमें सीधा ना घुस जाना, उसको पहले कारपेट उठा कर देखना। या अगर नाला बन गया है, बहुत ज़्यादा ही गहरा हो गया है, तो सीधा उसमें डुबकी मत लगा लेना। नए नए है ना, बहुत मुश्किल हो सकता है कि हम अपना पूरा पास्ट एक साथ ना देख पाएँ। इतना भी क्यूट, बहुत प्यारा प्यारा नहीं होता कि आई वॉन्ट टू बी लाइक अ चाइल्ड। बचपन में कितना अच्छा हुआ था भैया। बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ भी होता है, हम में से कोई नहीं देखना चाहता उस चीज़ को दोबारा। विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि ये सारे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और हम कोई नहीं बात करना चाहते। हम कई बार ये ऐसे चश्मा लगाते हैं, चाइल्ड अब्यूज़, हाँ यार लोगों के साथ बहुत होता है। मैं कहती हूँ हर इंसान के साथ होता है, लड़का हो या लड़की हो। मुझे नहीं लगता कि चाइल्ड अब्यूज़ से मैं, मेरी बहनें या मेरी माँ या मेरे पापा कोई भी बचे होंगे, क्योंकि मैं कल बात करूँगी। जो मैंने किया है वो सब मैं शेयर कर रही हूँ। मे बी इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको सूट ना करें या बहुत सारी चीज़ों से आप अग्री ना करें, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेम वही चीज़ करें, बट सुनने में कोई हर्ज नहीं है। टीवी देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे हम क्या क्या देखते हैं, तो उसी में से एक ये जानकारी है आपसे मैंने शेयर किया, उसको रफ़ा दफ़ा कर दीजिएगा अगर आपके काम की चीज़ नहीं है तो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपके ये सारी बातें आपके कुछ काम आ सके, और हम कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर, गुड नाइट, लव यू एंड अगेन लव योर सेल्फ, लव योर रियलिटी।